नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो भोपाल में विधानसभा के सामने हुई युवक के मौत के मामले में है, जिसमें अब एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं देने को लेकर नोटिस जारी किया। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, उज्जैन के माहितपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। क्या कुछ ये पूरी कहानी है, आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो ये बैतूल से जुड़ी है, जहां पर प्रोजेक्ट मिलन के तहत 91 दिव्यांग जोड़ों के विवाह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं, जिन पर हमारी नजरें लगातार बनी हैं और विस्तार से आपको इन तीनों खबरों के बारे में जानकारी देंगे। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की, जहां के माहितपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए। और इस विस्फोटक के मिलने के बाद सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर जो बड़ी खेप मिली है, ये कहीं न कहीं अब प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाली है। 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड और इलेक्ट्रिक वायर। मौत का ये वो सामान है जिसे उज्जैन पुलिस ने बरामद किया है। कुछ शातिर बड़े ही शातिराना अंदाज में इन अवैध विस्फोटकों को ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाकर अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और फिर ये विस्फोटक पुलिस के हाथ में आ गए। 50 जिलेटिन है, 50 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है और इलेक्ट्रिक वायर है, मैग्नेट बॉक्स है जी। और ये एक ट्रैक्टर है MKF 8016। इसका जो चालक है नारायण लाल, जो रहने वाला है आपका रुदारड़ा थाना झारला क्षेत्र का। और दूसरा जो मुनीम है उसका नाम है मोहन कुमार जी, जो रहने वाला है बंजारे का। इस पूरे मामले में पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर अवैध रूप से इन विस्फोटकों को ये कहां और क्यों लेकर जा रहे थे, इनका असल मकसद क्या था। वैसे भी उज्जैन का महितपुर इलाका पहले भी विस्फोटकों के मामले के साथ साथ सिमी आतंकियों को लेकर सुर्खियों में रहा है। ऐसे में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटकों का पुलिस के हत्थे चढ़ना पुलिस के लिए चिंता की बात है। इस ट्रैक्टर में जो पीछे टूल बॉक्स में सामान ये रखा हुआ मिला, ये क्या रियासी क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा था, तो वहाँ से सामान जब्त किया। तो धारा 5 भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा में जब्त किया गया। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ होने वाला है और उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। उसी अलर्ट का नतीजा है कि ये विस्फोटक वक्त रहते पकड़े गए, लेकिन रिहायशी इलाके में इन विस्फोटकों के मिलने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसके बाद इन विस्फोटकों को लेकर कोई और खुलासा हो सकता है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। तो राउरकेला से जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उनके पास उज्जैन का नक्शा मिला था, सिंहस्थ का नक्शा मिला था, और उसके बाद विस्फोटकों का जखीरा मिलने के बाद अब सिंहस्थ की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल, अगर हम बात करें इन सवालों की, तो उज्जैन में आखिर तबाही का ये सामान कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिंहस्थ की तैयारियों पर आखिर किसकी बुरी नजर है, कौन साजिश रच रहा है। महाकाल की नगरी को दहलाने की ये साजिश तो नहीं है ये विस्फोटक जो बरामद हुआ है। और इसके अलावा उज्जैन में आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक आए हैं, कहां से आए और सिंहस्थ की तैयारियों पर किसकी बुरी नजर, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका सीधा लिंक सिंहस्थ से जुड़ा है। सिंहस्थ महाकुंभ 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 21 मई तक चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से विस्फोटक बरामद किए गए उज्जैन के माहितपुर से, उनके बीच ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं सिंहस्थ की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो सिमी के आतंकी थे राउरकेला में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी पूछताछ में बात सामने आई थी और उनके पास भी सिंहस्थ का नक्शा और उज्जैन का नक्शा बरामद हुआ था।
और चलिए सीधे रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले का ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं भोपाल से। मकरंद, इससे पहले कि अगर हम बात करें, जो राउरकेला में 80 में के आतंकी पकड़े गए उनके पास से नक्शा बरामद हुआ उज्जैन का, अब इन विस्फोटकों का बरामद किया जाना कितनी गंभीर स्थिति लगती है और क्या इस बारे में प्रशासन की तरफ से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है? देखिए अवधेश, बेहद गंभीर मसला है और महिदपुर का ये इलाका सिमी संदिग्धों के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। महिदपुर के इलाके से बड़ी संख्या में सिमी के गुर्गे हिरासत में लिए गए थे, गिरफ्तार किए गए और महिदपुर इलाके से ही आज से 1.5 से 2 साल पहले भारी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसको कि आतंक की साजिश के तहत वहाँ पर रखा गया था और ये खुद मध्य प्रदेश पुलिस ने बरामद किया था, ATS की टीम ने बरामद किया था। इसके साथ 5 सिमी के संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके संबंध अबू फैजल से थे और सीधे तौर पर वो सिमी के लिए एक गुट बना रहे थे जो कि आतंक की साजिशों को अंजाम दे सकता था। अब जब ये रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद है तो महिदपुर का इलाका अपने आप में एक ऐसी जगह बन जाता है जहां पर साजिश को अंजाम दिया जाना था और इस जगह पर अगर 50 डेटोनेटर्स और 50 जिलेटिन की रॉड्स बरामद की जाती हैं तो बेहद संवेदनशील ये पूरा मसला हो जाता है। वो भी तब जब अब से 1.5 महीने बाद सिंहस्थ शुरू होने वाला है, 22 अप्रैल से सिंहस्थ शुरू होने वाला है। ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसी महत्वपूर्ण जगह से जिलेटिन के रॉड्स और डेटोनेटर्स बरामद होते हैं। हालांकि पूछताछ के दौरान जो आरोपी हैं उनका यही कहना है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो कुएं की खुदाई है या फिर बिल्डिंग मटीरियल है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए, गिट्टी की खुदाई के लिए ये सारा डेटोनेटर्स और ये जो पूरा असलाह है लेके जाया जा रहा था। लेकिन खास बात यह है कि अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिलेटिन की रॉड्स और डेटोनेटर्स, मैं बता दूं कि ये दोनों इक्विपमेंट अलग अलग रखे जाते हैं। अगर एक दूसरे के थोड़े भी संपर्क में आए या फिर अगर इनको थोड़ी सी भी गर्मी मिलती है तो ये अपने आप ब्लास्ट हो सकते हैं और उससे एक बड़ी तबाही हो सकती है क्योंकि पेटलावद हादसा किसी से अछूता नहीं है। पेटलावद हादसे में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था जब जिलेटिन की रॉड्स को थोड़ी सी गर्मी मिली थी सिलेंडर की आग से और उसके बाद एक तबाही का मंजर सबके सामने था। यहाँ पर भी जहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ था वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अप्सरा टॉकीज है जिसमें फिल्म चल रही थी। तमाम लोग, सैकड़ों लोग उस क्षेत्र में मौजूद थे। अगर गलती से ब्लास्ट होता तो एक बड़ी तबाही मच सकती थी। पुलिस भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारती नजर आ रही है। लेकिन सिंहस्थ के मद्देनजर अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था, क्या वहां का इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं, ये तो जांच के बाद समझ में आएगा क्योंकि मुखबिर की सूचना के आधार पर इसको बरामद तो कर लिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां किया जा रहा था, क्या ये किसी संदिग्ध के पास जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन नहीं ली गई थी तो फिर अलग अलग चेक पॉइंट्स पर इसको चेक क्यों नहीं किया गया। इस तरह के तमाम मसले हैं, तमाम सवाल हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के सामने हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जांच का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन सिंहस्थ के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि उज्जैन में अगर इतना विस्फोटक है तो क्या विस्फोटक शहर के अंदर है, इस बात की भी जांच पड़ताल सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। तो अपने आप में कई सारे सवाल इस समय सुरक्षा बिल्कुल तमाम सवाल इन सवालों का जवाब भी जल्द ढूंढना होगा क्योंकि अब महज 1.5 महीने का वक्त सिंहस्थ कुंभ को शुरू होने में बाकी रह गया। हमारे साथ बने रहिएगा, सुरक्षा को लेकर एक और बड़ी खबर है जिसके बारे में आपसे अपडेट लेंगे। चलिए जबलपुर की बात करते हैं जहां पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में DRM दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में यह धमकी दी गई। पत्र में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं जाने को कहा गया। इसके साथ ही साथ बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में DRM के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी SP और राजस्थान सरकार को दे दी गई है। इसके साथ ही साथ सभी स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हमने उन्हें ऑलरेडी स्टेट को बता दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेप लेना है ले रही है, साथ में हमारे RPF भी उनके टच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और रही बात है रेलवे का काम, तो वो एज यूजुअल चलता रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं सियासत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने के स्वर लगातार उठ रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का कहना है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा मिलेगा।
हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। तो कमलनाथ को कमान दी जाए, इस बात की जो मांग है वो पार्टी के कई कोनों से निकलकर सामने आ रही है। और इस बार विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का कहना है कि कमलनाथ को अगर एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है तो इससे पार्टी मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। जी न केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े सीनियर मोस्ट लीडर हैं। 10वीं बार देश की संसद के वो संसद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इन सब सीनियर मोस्ट नेताओं को हाईकमान को मिलकर तय करना है। बनते हैं तो कितना फायदा होगा कांग्रेस को? बहुत 100%, मोर देन 100% फायदा होगा जी। वहीं कांग्रेस विधायकों का मानना है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा और पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना चाहिए और अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करना चाहिए। पूरी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाह रही है। भ्रष्टाचार की बात हो, चारों तरफ हाहाकार मची है। और यदि कांग्रेस हाईकमान माननीय कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट करता है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ, तो हम अगली बार निश्चित रूप से सरकार में आएंगे। निश्चित रूप से कमलनाथ जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और भविष्य में भी हमको पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हमको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, उन्हीं के नेतृत्व में लगभग हम लोग काम कर रहे हैं। उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो कमलनाथ को कमान दी जाए, इस बात की जो मांग है वो बार बार उठ रही है। अब नेता प्रतिपक्ष जो उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन, उनका भी कहना है कि अगर कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी को फायदा होगा। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मकरंद, जिस तरीके से लगातार मांग सामने आ रही है, छिंदवाड़ा में रैली हुई, वहां पर मांग सामने आई, अब उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन भी कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के लिए या आगामी विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए एक भूमिका बननी शुरू हो गई है? देखिए, अगर कांग्रेस विधायकों की माने तो सभी एक स्वर में कमलनाथ का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जिस भी विधायक से ये सवाल किया गया कि क्या कमलनाथ को बागडोर दे देनी चाहिए प्रदेश कांग्रेस की, तो सभी ने एक मत से इस बात को माना है। हालांकि ये बात भी दबे स्वरों में स्वीकार की गई है कि कांग्रेस जो है इस समय प्रदेश कांग्रेस तमाम गुटों में बटी हुई है। 4 या 5 गुटों में अलग अलग कांग्रेस आज बटी हुई है। इसको लेकर कई सीनियर मोस्ट लीडर अपनी बात खुले मंच पर कह चुके हैं कि कांग्रेस को अगर उभरना है तो इस गुटवाद से बाहर निकलना होगा। ऐसे में कमलनाथ का नाम एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर तमाम लोगों की सहमति हो सकती है। जो छोटे छोटे गुट हैं वो एक मत से कमलनाथ को स्वीकार करेंगे और ऐसी उम्मीद के साथ जो वरिष्ठ नेता बार बार जब अपनी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं विधायक भी इस बात से आपत्ति नहीं जता रहे कि कमलनाथ के नाम पर वो सहमत हो सकते हैं। तमाम जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी कमलनाथ के नाम पर सहमत होंगे क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है। ऐसे में ये सुबुगाहट जहाँ तक है कि कमलनाथ को यहाँ का नेतृत्व सौंप देना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो पार्टी हाईकमान को करना है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करना है। ये भी कहने से कांग्रेस विधायक नहीं चुक रहे। यानी कि अगर कमलनाथ आते हैं तो उनके लिए अच्छा है, वरना जो भी नेतृत्व उनको दिया जाएगा उसके नीचे काम करने को तैयार हैं। दरअसल वरिष्ठ नेता असलम शेर खान ने कमलनाथ के नाम की पैरवी की थी और उसके बाद लगातार कमलनाथ के प्रदेश के अध्यक्ष बनने की जो बातें हैं वो तेजी से उठ रही हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने भी कटाक्ष किया है कि शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ब्रांड नेम की जरूरत है। शायद कांग्रेस बड़ा नाम लाना चाहती है, हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, इसलिए वो इस बात पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस विधायकों का इस तरह से खुले मंच पर बोलना जो नीतिगत मसले हैं इसमें ठीक नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन इस सब के बीच कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और अपने अपने स्तर पर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन में सामने आ रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सियासी तौर से जो लगातार आवाजें कांग्रेस के भीतर से उठ रही हैं, इसका क्या आने वाले वक्त में असर देखने को मिलता है। शुक्रिया मकरंद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का बयान सामने आया है और दरअसल जिस तरीके से छात्र सुसाइड कर रहे हैं लगातार, इस मामले में एक पैनल बनाया जाएगा और निजी स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इन घटनाओं को रोका जा सके।
वह इस मामले में कांग्रेस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी और प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने यह बयान दिया है। हमारे जो मनोवैज्ञानिक साथी हैं, क्योंकि वो हमको सही सलाह दे पाएंगे कि इस परिदृश्य में बच्चों को किस प्रकार से इस डिप्रेशन अवसाद से हम बाहर निकाल सकते हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र मनोवैज्ञानिक साथियों की, समाज के अन्य विचारकों की जानकारी लेके अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि निजी विद्यालयों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित नहीं। वहीं गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी छात्रों की खुदकुशी के मामलों पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि अक्सर छात्र परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। उन्हें इस परेशानी से निपटने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। डिप्रेशन कारण करते हैं जी, निराश हो जाने के कारण कोई स्कूल के अंदर फेल हो जाता है, एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है या पारिवारिक चिंता रहती है, तो इसके लिए अध्यात्म की जरूरत है, योग की जरूरत है। उसके लिए हम योग के केंद्र खोल रहे हैं। भोपाल में विधानसभा के सामने युवक की मौत के मामले में एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पीड़ित को लेकर पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिलने को लेकर जवाब मांगा। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। युवक काफी देर तक मौके पर तड़पता रहा और उसे देर से इलाज मिला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। बैतूल में दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ दुल्हनों का कन्यादान किया बल्कि कन्याओं को डोली में बिठाकर विदा भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सक्षम बनाएगी और इससे पहले मुख्यमंत्री ने बैतूल के कारगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में प्लाईवुड फैक्ट्री का शुभारंभ किया और इसके साथ ही साथ प्रतिमा अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने जेएनयू विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में रहकर देशद्रोह के नारे लगाते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बैतूल की, जहां पर कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शामिल हुए। सबसे पहले वो दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान डोली में बिठाकर कन्याओं को उन्होंने विदा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैतूल के कारगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इन बेटियों ने जो गीत प्रस्तुत किया है उससे उन्होंने बता दिया कि वो बहुत सशक्त है, किसी से कम नहीं है और वो खूब आगे बढ़ के देश और समाज के लिए काम कर सकते हैं। इन बेटियों को खूब आशीर्वाद और एक बार फिर ताली बजा के इनका प्रोत्साहन करें, इनका उत्साहवर्धन करें। 11,000 रुपए की इनको सम्मान निधि बेटियों को भेंट दी जाए। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने 3 मिनरल वाटर प्लांट सील कर दिए। प्रशासन को काफी वक्त से मिनरल वाटर प्लांट से गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद आज प्रशासन की टीम ने प्लांटों पर जाकर छापेमारी की और जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मिनरल वाटर के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने 3 मिनरल वाटर प्लांट्स को सील कर दिया। साथ ही साथ संचालकों को सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्ट्रेट में हाजिर होने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए बात करते हैं हरदा की, जहां पर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हरदा कलेक्टर ने एक अनोखी मुहिम छेड़ दी है, जिसमें शहर के शासकीय भवनों की दीवारों की वॉल पेंटिंग के माध्यम से इसे सजाया जाएगा। इसके बाद निजी भवनों की दीवारों पर भी वॉल पेंटिंग होगी और इस अभियान को नाम दिया गया है अभिव्यक्ति अभियान। हरदा के युवा कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने अपनी इस अभियान की शुरुआत खुद वॉल पेंटिंग करके की और इसके जरिए शहर को सुंदर बनाने का अनूठा अभियान चलाने वाले हरदा कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने स्कूली छात्राओं के साथ पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की दीवारों पर कलाकृतियां बनाई। उनके इस अभियान में कई सामाजिक संगठन और एनजीओ भी साथ आए हैं। देश के जाने माने बिजनेस सेंटर के रूप में पहचान रखने वाला इंदौर 300 साल का हो गया। पहली बार 3 मार्च को 1716 में इंदौर के राजा राव नंदलाल मंडलोई ने मुगल बादशाह से फरमान हासिल कर इंदौर को टैक्स फ्री जोन बनवाया था। इंदौर को टैक्स फ्री जोन बनाने के 300 साल पूरे होने पर शहर में स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। 8वीं शताब्दी में राजकोट के राजपूत राज इंद्र तृतीय ने इंदौर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने यहाँ पर एक शिवालय की स्थापना की और नाम रखा इसका इंद्रेश्वर महादेव।
और इसी मंदिर के चलते शहर का नाम इंद्रपुरी हो गया। इंद्रपुरी का नाम बदलकर इंदौर हुआ और इसके बाद में इसका नाम अंग्रेजों ने इंदौर रख दिया। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।